हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है और इसमें आप सभी को पता है कि हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो भारत में जाति एवं वर्ग ये इग्नू की जो बुक है उसमें लगभग ये 8 पार्ट में बुक है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो दिखाया था। इसमें आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर में भारतीय समाज में जाति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, या फिर जाति का भारतीय समाज में महत्व क्या है, जाति को वर्ग के साथ हम कैसे जोड़ के देखते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स पे आज हम लोग डिटेल में विभिन्न विचारकों के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, उनके नज़रिए से देखेंगे कि आखिर में विभिन्न विचारकों ने अपने कौन कौन से विचार जाति के पर्सपेक्टिव में दिया है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। जाति चुनाव, पहला जो आप लोगों को हेडिंग दिख रहा है वो है जाति चुनाव। इसमें एक घटना का जिक्र किया गया है। ये सारी की सारी इग्नू के बुक्स से ही फैक्ट्स हैं। मैंने कुछ अलग से इग्नू सीरीज़ में मैं कहीं से भी अलग से ऐड नहीं करती हूँ। जो भी रहता है वो इग्नू का ही प्योरली होता है। एक बार जयपुर के बीच स्थित स्टेशन रोड पर खंडेलवाल वैश्य महासभा के वार्षिक चुनाव हुए। इस चुनाव में सैकड़ों कारें, जीपें, ऑटो रिक्शा और स्कूटर, मोटरसाइकिल लगे हुए थे। आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर में बुक में बताया क्या गया है। सड़क के दोनों तरफ चुनाव के लिए लगभग 60 स्टॉल लगाए गए थे। इस सड़क पर आने जाने वाले यातायात को दूसरे मार्ग पर मोड़ दिया गया और स्थिति को नियंत्रण रखने के लिए पुलिस बंदोबस्त भी किया गया था। यह सिर्फ जातिवाद का प्रदर्शन ही नहीं था, बल्कि इसमें जाति के अंदर की गुटबाजी भी खूब देखने में आई। लेकिन इस चुनाव में हजारों रुपए खर्च करके चुने जाने वाले लोगों को आखिर क्या हासिल होना था। सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि इतना सब कुछ जो किया गया और जो चुनाव हुआ और उस चुनाव में जो लोग चयनित हुए, आखिर में उसके पीछे मकसद क्या था, हमें हासिल क्या हुआ। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें गंभीर विश्लेषण करना होगा कि जाति और वर्ग किस प्रकार परस्पर काम करते हैं। सही अर्थों में जाति ढांचे का कोई समरूप पैटर्न पूरे भारत में नहीं मिलता है। भारत में हजारों जातियां हैं जिनके नाम उपनाम अलग अलग हैं। तो विभिन्न जातियां हम देखेंगे जो कि विभिन्न विभिन्न भारत के राज्यों में भी अलग अलग स्थिति में नज़र आती है। लेकिन पूरे देश में अगर वर्ग की बात करें तो सिर्फ 5 या 6 वर्ग ही हमको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर उच्च वर्ग की बात करें, मध्यम वर्ग की बात करें, निम्न वर्ग की बात करें, तो ये 3 नॉर्मल हमें देखने को मिलते हैं। जबकि जातियां जो हैं हजारों हैं। भारतीय समाज में सामाजिक विभाजन के स्पष्ट रूप से ये भिन्न आधार वास्तव में एक दूसरे से ज़्यादा भिन्न नहीं हैं। भारत में अनेक मध्यम वर्ग है जिनका उत्पादन प्रक्रियाओं से कोई संबंध नहीं है, बल्कि ये आधुनिक भारतीय राज्य उपकरण की उपज हैं। तो हमें सिर्फ अगर मध्यम वर्ग की बात करें तो उसमें भी हमें बहुत सारी कैटेगरी देखने को मिलेगी मध्यम वर्ग की। भारत में वर्ग संघर्ष असल में जाति संघर्ष और जाति संघर्ष जो है वो वर्ग संघर्ष है। इन दोनों को हम एक साथ ही समझ सकते हैं। इन दोनों को अलग करना व्यर्थ और यांत्रिक होगा, अर्थात इसमें अपना सिर खपाना बेवकूफ़ी होगा कि वर्ग संघर्ष जो है वो जाति संघर्ष है या फिर जाति संघर्ष वर्ग संघर्ष दोनों अलग अलग हैं। तो इन दोनों को हम अलग अलग नहीं समझ सकते हैं। इस वैज्ञानिक तर्क की दोनों विशिष्ट और भिन्न हैं, क्योंकि दोनों का संबंध क्रमशः सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं से है। इसको भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो दोनों को हम लोग स्पेसिफिक कुछ विशिष्ट, सबकी अपनी जाति की और वर्ग की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताएं हैं, इस आधार पे भी हम इनको नहीं बांट सकते हैं। इसका कारण यह है कि इस बात की पुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण मौजूद नहीं है कि ये दोनों एकदम अलग हैं।
यह दृष्टिकोण भारत के सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए जाति वर्ग गठजोड़ पर केंद्रित है। इसमें सामाजिक ढांचे, संस्कृति, इतिहास और द्वंद्वात्मकता को सामाजिक स्तर के ऊपरी हिस्सों और हाशियों पर रखने वाले समुदायों दोनों तरफ से समझने और उनका विश्लेषण करने पर बल दिया गया है। परस्पर निर्भरता अंतर्विरोध, समिति और वर्चस्व इस गठजोड़ की अभिन्न विशेषताएं हैं। तो आप लोगों को कुछ दिखेगा, जैसे जातियों की बात करें तो परस्पर निर्भरता की भी बात आती है, वर्ग में भी आती है, अंतर्विरोध भी उनके अंदर होता है, उनकी अपनी समितियां होती हैं, और वर्चस्व का गठजोड़ भी हमको देखने को मिलता है। तो वर्चस्व भी हमें जातियों में या वर्गों में देखने को मिलता है। आंद्रे बेते बताते हैं कि गांव में जाति और सत्ता अधिकार की क्रम परंपराएं कुछ हद तक जुड़ी हैं, मगर वे साथ में एक दूसरे की काट भी करती हैं। तो जहाँ पे वक्त आता है एक साथ हो जाते हैं, और जहाँ पे लगता है वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं या एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में भी नजर आते हैं। बेते कहते हैं कि सामाजिक जीवन में कई क्षेत्र अब कुछ हद तक जाति से मुक्त हो रहे हैं। ब्राह्मणवादी परंपरा के अलावा भारतीय समाज में योद्धा राजपूतों की परंपरा, भारतीय दस्तकारों, व्यापारियों की परंपराएं, वर्गीय और सांस्कृतिक परंपराएं साथ साथ विद्यमान रही है। आप लोग इस समय भारतीय समाज के ढांचे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय समाज के बहुआयामी होने और जाति व्यवस्था के कारण जाति की सटीक परिभाषा बेहद जटिल है। जाति के ढांचागत पहलू की यह कहकर व्याख्या की जाती है कि यह स्तरीकरण का एक सामान्य सिद्धांत है। अगर जाति की बात करें तो हमें इसमें हायरार्की देखने को मिलती है, स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलती है। तो स्तरीकरण का ये एक सामान्य सा सिद्धांत है। एक सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में जाति को शुद्धि और अशुद्धि की विचारधारा की प्रधानता और क्रम परंपरा, पृथक्करण और सम्मिलनशीलता की अवधारणाओं के संदर्भ में समझा जाता है। F.G. बेली एक विचारक हैं, आप लोगों ने इनका नाम सुना भी है। तो F.G. बेली जाति को स्तरीकरण की एक बंद प्रणाली कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि हो सकता है किसी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए। F.G. बेली ने कहा है कि जाति जो है वो स्तरीकरण की एक बंद प्रणाली है, अर्थात तो उसमें भी हायरार्की या स्ट्रैटिफिकेशन या स्तरीकरण देखने को मिलता है, लेकिन उसके अंदर ही देखने को मिलता है। वर्ग की तरह इसमें खुलापन नहीं देखने को मिलता है। जबकि आंद्रे बेते वर्ण व्यवस्था के पहलुओं को बंद और खुला दोनों रूप में देखते हैं। तो आंद्रे बेते दोनों रूपों में देखते हैं, लेकिन F.G. बेली बंद प्रणाली के रूप में देखते हैं। बेली के अनुसार जाति ज़्यादा खंडीय होती जा रही है, जिसका कारण भारत में विभेदी ढांचों का उदय है। विश्लेषण में इन विभिन्नताओं के चलते जाति की एक साझी परिभाषा विकसित नहीं हो पाई है। अभी तो हम लोग देखेंगे इंटरकास्ट मैरिजेस भी हो रहे हैं, तो इसमें जाति का जो ढांचा है वो और ज़्यादा बदलते हुए हमें दिखेगा। जाति और गतिशीलता की यदि बात करें कि जाति और क्या जाति में हमें गतिशीलता भी देखने को मिलती है, तो आखिर में ये दोनों कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। जाति हालांकि वास्तव में ज़्यादा लचीली व्यवस्था नहीं है, मगर ये अपने सदस्यों को कुछ निश्चित क्षेत्रों में गतिशीलता की अनुमति देती है। कोई जाति अंतरजातीय निर्भरता के मामले में वर्ण व्यवस्था के नियमों से संचालित होती है, मगर वहीं दूसरी जाति को अपनी प्रथाओं, अनुष्ठानों और अधिकारों का पालन करने के लिए अन्य जातियों के सापेक्ष स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। तो विभिन्न जातियां अपने अपने तरीके से अपने अपने जो रिचुअल्स हैं या जो भी पूजा पाठ करने के तरीके हैं या उनको कैसे रहना है, उसके लिए वो स्वतंत्र होती हैं। श्रीनिवास, M.N. श्रीनिवास की बात हो रही है। श्रीनिवास के अनुसार कृषि उत्पादन के लिए आज भी कई जातियों में परस्पर सहयोग की उतनी ही आवश्यकता पड़ती है। जाति मुहावरे का चलन बड़ा व्यापक है। कार्ल मार्क्स की बात हो रही है। मार्क्स ने उत्पादन के एशियाई विधि को भारत में वर्ण व्यवस्था की स्थिरता से जोड़कर देखा था। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ फैक्ट्स मिल रहे हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स ने उत्पादन की जो एशियाई विधि इन्होंने दी है, आप लोगों को याद होगा एशियाटिक प्रोडक्शन की बात जो इन्होंने की है, तो उसमें इन्होंने भारत में वर्ण व्यवस्था की स्थिरता से जो
किस प्रकार से एशियाई उत्पादन विधि है उसको उन्होंने जोड़ के देखा था। उधर बेतेई जो हैं भारतीय समाज के जाति दर्शन को प्रचारित करने के लिए लुई ड्यूमोंट को विशेष रूप से दोषी ठहराते हैं, क्योंकि लुईस ड्यूमोंट जो है, आप लोगों को उनकी बुक होमो हायरार्किकस याद होगा, उसमें इन्होंने वर्ण व्यवस्था को किस प्रकार से डिफाइन किया है। तो आंद्रे बेते जो है, इन्होंने कड़ी आलोचना किया। इन्होंने कहा भारतीय समाज में जो जाति दर्शन को प्रचारित करने का काम था वो लुई ड्यूमोंट का है, उन्होंने गलत तरीके से किया है। उनके अनुसार इस तरह का जाति मॉडल विचारों और मूल्यों के अध्ययन में भौतिक हितों का कोई विश्लेषण नहीं देता है। दोनों के बीच की एक द्वंद्वात्मक संबंध है, मगर ड्यूमोंट और पोकाक की यहाँ पे दो विचारक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लुई ड्यूमोंट और पोकाक की विरोध की धारणा द्वंद्वात्मकता की उस धारणा से कोई मेल नहीं खाती है जो कार्ल मार्क्स ने दी थी। बेटे यह भी कहते हैं कि आर्थिक और राजनीतिक द्वंद्व तो होते हैं, मगर वे निश्चित सीमा तक अपनी स्वतंत्रता को लिए रहते हैं। हमें दिखेगा कि जो भी आर्थिक द्वंद्व अगर हमें वर्गों के बीच में या जातियों के बीच में देखने को मिले या फिर राजनीतिक द्वंद्व, लेकिन उनकी अपनी कुछ निश्चित सीमा तक स्वतंत्रता भी होती है। इसलिए इनका अध्ययन जाति और धार्मिक विश्वासों और विचारों से स्वतंत्र रख कर किया जा सकता है। जाति मॉडल में इस तरह के वैकल्पिक समझ का कोई मार्ग नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग एडमंड लीच के विचारों को देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। एडमंड लीच का सहयोग को जाति और स्पर्धा को वर्ग कहना भी बचकाना और अविश्वसनीय लगता है। तो इन्होंने कहा एडमंड लीच ने कि सहयोग जो है वो जाति है और स्पर्धा जो है वो वर्ग में दिखने को मिलती है। तो ऐसा इनका कहना भी बचकाना और अविश्वसनीय लगता है। प्रभावी जातियों के परिवारों में अपने आधिपत्य को बनाए रखने के लिए निम्न जातियों के संरक्षण देने की आपस में ना सिर्फ होड़ रखती थी, बल्कि निम्न जातियां भी इन परिवारों के कृपा पात्र बनने के होड़ में लगी रहती थी। तो ऐसा हम लोग आज भी अगर देखें ग्रामीण समाजों में देखते हैं। इस तरह की स्पर्धा कोई नई बात नहीं है। प्राचीन और मध्ययुगीन भारत में क्षत्रियों और ब्राह्मणों में अपने अपने क्षेत्राधिकार के विरोधी दावों के कारण युद्ध भी होते थे। लीच का यह मत है कि जाति सिर्फ एक जाति थी और वर्ग जैसी स्थिति तभी उभरी जब संरक्षक लोग परस्पर होड़ करने लगे। इस ऐतिहासिक वास्तविकता को नज़रअंदाज कर देता है कि इस समाज में अंतरजातीय संघर्ष और ऊंची जातियों के विरुद्ध निम्न जातियों के विरुद्ध जो विद्रोह हैं वो होते रहे हैं। वर्ग की व्यवस्था हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय समाज में हमें वर्ग की व्यवस्था आखिर में कैसी दिखती है। तो वर्ग और वर्ग द्वंद्व की मार्क्सवादी धारणाओं की छाप हमें भारतीय कृषि और सहकारी औद्योगिक, यहाँ पे कट कर दीजिएगा आप लोग, सहकारी औद्योगिक ढांचे के अध्ययनों में मिलती है। मार्क्स ने भारत पर लिखे 2 लेखों में जाति और ग्रामीण समुदाय के पारंपरिक लोकाचार का विवेचन किया था। शुरू में मार्क्स का कहना था कि एशियाई उत्पादन में भूमि के रूप में निजी संपत्ति नहीं है और जाति, कृषि और ग्रामीण हस्तशिल्पों में से एक खास गठबंधन के कारण अर्थव्यवस्था जड़ है, मगर यहाँ पे जुड़ी है, ये थोड़ा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, अर्थव्यवस्था जुड़ी है। मगर C.T. कुरियन एक विचारक हैं, इनका मानना है कि एशियाई विधि का विश्लेषण वर्गीय अंतर्विरोधों और वर्गीय ढांचों की भूमिका को नकारता नहीं है। अर्थात उस समय में भी हमको वर्गीय ढांचा या वर्गीय अंतर्विरोध आपस में दिखता था। भारत की पूर्व पूंजीवादी आर्थिक संरचना जाति और वर्ग पर आधारित थी जो पास पास थे। यहाँ पे कुल मिला के हम लोगों को एक बात ये समझ में आती है कि जाति और वर्ग को हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में अलग अलग नहीं समझ सकते हैं। वर्ग पर चर्चा करने के लिए 2 प्रश्न यहाँ प्रासंगिक हैं। पहला यह उठता है कि भारतीय समाज में वर्गीय संरचना के विश्लेषण के लिए हम कौन से विधि का प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि वर्ग जाति गठजोड़ आखिर में है क्या, प्रत्येक क्षेत्र में इसके फलितार्थ और अंतर संबंध आखिर में क्या है। तो इसको हम लोग समझेंगे। भारत में कृषि पर निर्भर जनसंख्या की वर्गीय संरचना का विश्लेषण करते हुए अशोक रुद्र कहते हैं कि
भारतीय कृषि में सिर्फ दो ही वर्ग है, पहला है बड़े जमींदार और दूसरे हैं खेतीहर मजदूर। तो यहाँ पे आप लोग अशोक रुद्र का नाम रखिएगा याद कि इन्होंने भारतीय कृषि में दो वर्गों की बात की है, एक जमींदार वर्ग है और दूसरा खेतीहर मजदूर। इन दोनों वर्गों में वैमनस्यपूर्ण संबंध था, अर्थात मित्रतापूर्ण संबंध था, और भारतीय ग्रामीण समाज का यही सबसे प्रमुख अंतर विरोध है। ए आर देसाई की भी यही धारणा रही है। तो ए आर देसाई भी जो है अशोक रुद्र के विचारों से सहमत थे। वी एम दांडेकर एक विचारक हैं, ये कहते हैं कि भारत में वेतन भोगियों द्वारा हड़ताल सामान्य बात है। इनमें 200 रुपया से लेके कई हजार तक वेतन पाने वाले श्रमिक शामिल होते हैं। इसलिए वेतन भोगी मजदूरों को एक विषमांगी श्रेणी के रूप में देखा जाना चाहिए। तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि जो मजदूर हैं, श्रमिक मजदूर, वो सिर्फ एक ही कैटेगरी में 200 रुपये से लेके कई हज़ार रुपयों की हमें एक कैटेगरी देखने को मिलती है, जिसमें विभिन्न कैटेगरी के श्रमिक वर्ग हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह भारत के कुल श्रम शक्ति का 3/4 हिस्सा मार्क्सवाद की कसौटी से बाहर छूट जाता है। तो जो मार्क्सवाद का सर्वहारा ग्रुप दिख रहा था, अब भारत में जो हमें श्रमिक वर्ग का ग्रुप दिखता है वो बिल्कुल अलग है। एक कल्याणकारी राज्य होने के कारण भारतीय राज्य आज सबसे बड़ा नियोक्ता, सबसे बड़ा रोजगार देने वाला है। ये जो कथन है, ये जो विचार है वी एम दांडेकर का है। इससे आप लोग जोड़ के देखिएगा इनसे। क्या भारतीय राज्य किसी उद्योगपति या मजदूरों के नियोक्ता की तरह एक पूंजीवादी शोषक और दमनकारी एजेंसी है? लगभग 1 करोड़ कामगार छोटे उद्योगों और पारिवारिक स्वामित्व वाले उद्यमों में कार्यरत हैं। इन उद्योगों की सामना जो है, यहाँ पे आप लोग कट कर दीजिएगा, वर्ग वैमनस्य और हड़तालों से कभी भी नहीं होता है। तो अगर हम देखेंगे कि छोटे कामगार वर्ग हैं, इन लोग कभी हड़ताल नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी बात कोई सुनेगा ही नहीं। संगठित श्रमिकों की संख्या कुल श्रम शक्ति का मात्र 9वां भाग भर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ अगर हम देखें तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों में से कोई एक ही पर्सन ऐसा है, या हम ऐसा मान सकते हैं कि बहुत ही कम परसेंटेज है जो कि संगठित है। ऐसी स्थिति में क्या हम मार्क्सवादी नज़रिए को स्वीकार कर सकते हैं? वर्ग, जाति और व्यवसाय का अतिव्यापन, अभिजात वर्ग के द्वंद्व, पैरोकार समूह और गुट, मध्यम वर्गों का प्रभाव और मिश्र वर्गों और किसानों की उपस्थिति, इन सब कारकों को भारत के वर्गीय ढांचे के गंभीर विश्लेषण के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो जब हम वर्गीय ढांचे की बात यदि भारत में करेंगे तो हमें ये सब के सब देखने पड़ेंगे कि इस तरीके से अभिजात वर्गों में द्वंद्व हमें देखने को मिलता है, किस तरीके से गुटबाजी देखने को मिलती है, मध्यम वर्गों का हमें क्या प्रभाव देखने को मिलता है, या बहुत सारे जो मिश्रित वर्ग हैं, कई सारे एक साथ वर्ग हमें देखने को मिलते हैं। तो आखिर में इन सबको हम देखेंगे तभी हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में वर्ग को समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है कि जाति, क्रम, परंपरा और वर्ग संघर्ष क्या है, इन दोनों को हम कैसे समझेंगे। भारत में कई वर्षों से दलितों पर आक्रमण किए जा रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है और उन्हें तरह तरह के अत्याचारों और अपमान का निशाना बनाया जा रहा है। अरुण सिन्हा एक विचारक हैं, इन्होंने कहा है कि यह अत्याचार छिटपुट घटनाएं हैं नहीं है, बल्कि हरिजनों के विरुद्ध छेड़ा गया वर्गीय युद्ध है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में प्रकाशित एक लेख में सिन्हा कहते हैं, बिहार के गांव में धनाढ़ कृषक वर्ग के उदय ने चमार, तुसाद, कुर्मी, यादव, भूमिहार इत्यादि सभी जातियों के खेतीहर मजदूरों को अपने जातिगत संगठनों को त्याग कर मजदूर संघ की तरह लड़ने के लिए विवश कर दिया है। तो ये कथन जो है ये अरुण सिन्हा का है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा है, इसे वर्ग संघर्ष कहा जाना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने इसको स्वीकारा है कि ये जो है
इसको हम वर्ग संघर्ष कह सकते हैं, जिसमें जातिगत मतभेदों को भुला दिया गया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हरिजन, यादव, चमार, खेतिहर मजदूर को भूमिहार या ब्राह्मण मजदूर के समकक्ष सिर्फ इसलिए खड़ा नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों का स्थान वर्गीय ढांचे में एक ही है। स्वतंत्र भारत की वास्तविक स्थिति यह है कि पिछड़ी जातियों का धनाढ्य कृषक वर्ग आज क्रम परंपरा के शीर्ष पर काबिज है। तो जो हमारी पिछड़ी जातियों के धनाढ्य वर्ग, कृषक वर्ग हमें देखने को मिलते हैं, आज वर्ग क्रम परंपरा में अगर वर्ग की बात करें तो उसमें हम इनको टॉप पे देखेंगे। यह वही वर्ग हैं जो सवर्ण जातियों के सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। गौरतलब है कि जनता पार्टी के शासन में बिहार में वर्चस्व के ढांचे में एक परिवर्तन आया, जिससे राज्य की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के दूरगामी परिणाम निकले। इस दौरान ग्रामीणों का वर्चस्व काफी हद तक कम हो गया था। हिंसा और शोषण की यदि बात करें तो एक समिति आप लोग ध्यान रखिएगा, अत्याचार विरोधी समिति, जो कि 1979 में गठित हुई थी। इसके मुताबिक बेलची, आगरा, पंतनगर, मराठवाड़ा और बाजितपुर समेत अनेक जगहों पर अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या, लूट और उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं वर्ग संघर्ष और वर्ग संगठनों की तुलना में वर्ण व्यवस्था की भूमिका को दर्शाते हैं। समिति ने महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों के उत्पीड़न के प्रकृति और उसके व्यापकता की जांच पड़ताल की थी। अनुसूचित जातियों के ये लोग ही गरीब किसान और खेतिहर मजदूर थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में निर्धन ग्रामीण महिलाओं, विशेषकर दलित महिलाओं के यौन और आर्थिक दोनों प्रकार के शोषण और उत्पीड़न को उजागर किया था। समिति ने अपनी जांच के दौरान पाया कि और उससे जो निष्कर्ष निकाले वे बड़े ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि जाति को उत्पादन संबंधों की ही व्यवस्था के रूप में समझा जाता है। उधर बिहार में रणवीर सेना और एक चरमपंथी वाम गुट के बीच छिड़े संघर्ष के चलते निम्न जाति के निर्धनों और ऊंची जाति के भूमिहारों के बीच नरसंहार प्रति नरसंहार हो रहे हैं। यहाँ निम्न महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए और ये बातें कौन कौन सी हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है वो आर्थिक शोषण की ही एक बेहद प्रभावशाली विधि के रूप में कार्य करती है। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था को हम देख सकते हैं कि आर्थिक शोषण की एक बेहद प्रभावशाली विधि के रूप में कार्य करती है। प्रभावित जाति जो है वो राजनीतिक सत्ताधिकार और सामाजिक प्रतिष्ठा भी अर्जित कर लेती हैं, जो जाति क्रम परंपरा और स्वामित्व को दर्शाती है। आर्थिक क्रम परंपरा का सामाजिक क्रम परंपरा से गहरा संबंध होता है, तो जिसका सामाजिक क्रम परंपरा में स्थिति उच्च होगी उसकी आर्थिक क्रम परंपरा में भी काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है कि स्थिति जो है वो उच्च ही होगी। दूसरा पॉइंट है कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाति ही उत्पादन के साधनों और जीवन निर्वाह संबंधी संबंधों को तय करती है। जातिगत संघर्ष या दंगे वर्ग हितों को दर्शाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जाति ही उत्पादन संबंधों को भी परिभाषित करती है, क्योंकि यही जनसमूह और व्यक्तियों के उत्पादन के साधनों और संसाधनों तक पहुंच को संचालित करती है और राजनीतिक अनुष्ठानिक क्रियाकलापों के लिए सामाजिक आधार प्रदान करती है। अगला पॉइंट है कि भीमराव अंबेडकर ने सही कहा था कि वर्ण व्यवस्था सिर्फ श्रम का ही विभाजन नहीं है, बल्कि यह श्रमिकों का भी विभाजन है। तो यह आप लोग याद रखिएगा कि ये जो बात है ये भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कही गई है। जाति श्रमिकों को एक वर्ग के रूप में उभरने से रोकती है, इसलिए जाति को झूठी चेतना की तरह, यहाँ पे फॉल्स कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, झूठी चेतना की तरह एक विचारधारा के रूप में लिया जाना चाहिए। अर्थात यहाँ पे जाति को एक झूठ मूठ के चेतना में फंसाया गया है कि आप फला जाति से हैं, आप फला जाति से हैं, जो कि आपस में ही जस्ट वो मानते हैं, जबकि उसका आधार कहीं पे कुछ नहीं दिखता है। यह देखने में आया है कि जाति और वर्ग दोनों की दलित पहचान और आंदोलन के उदय में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो जाति और वर्ग दोनों को हम एक साथ कोरिलेट करके देख सकते हैं।
अगला पॉइंट है कि जाति और धर्म को एक विशेष वर्गीय ढांचे को दृढ़ बनाने में प्रयोग किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है कि जाति जो है वो सामंती विचारधारा के रूप में काम करती है या कायम रहती है। अत्याचार विरोधी समिति ये कहती है कि जो हम लोग 1979 का अत्याचार विरोधी समिति की बात कर रहे हैं, ये कहती है कि जाति भारतीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। उत्पादन संबंधों के स्तर पर एक विशेष प्रकार के उत्पीड़न को दर्शाता है। ऐसा कहना कि मुद्दे सिर्फ वर्गीय हैं और जाति से जुड़े प्रश्न है ही नहीं, कोरी बकवास है। क्योंकि अगर शुद्धता देखा जाए तो आर्थिक वर्ग से परे जाति विभाजन आज भी कायम है। इसलिए जाति के प्रश्नों से जुड़े मुद्दे को सभी प्रगतिशील लोगों, वामपंथियों, दलितों और गैर दलितों और संगठनों को उठाना चाहिए। जो जाति से जुड़े हुए प्रश्न हैं या मुद्दे हैं, इनको जो भी एक कहेंगे कि जो वामपंथी हैं या फिर दलित या गैर दलित या फिर जो और भी अन्य संगठन हैं, इनको इन मुद्दों को उठाना चाहिए। आज के भारतीय समाज की वास्तविकता यही है कि इसमें वर्गीय हित, जाति उत्पीड़न और वर्गीय शोषण के साथ साथ उभर रहे हैं। तो दोस्तों, आज ये भारत में जाति एवं वर्ग में आखिर में आपस में क्या संबंध है, इसको समझने की कोशिश हम लोगों ने की। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।